नमस्कार। औपचारिक भाषा और स्वचालित सिद्धांत कंपाइलर डिज़ाइन में एक अनुप्रयोग इस विषय के लेक्चर्स में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कंपाइलर डिज़ाइन में लूप्स को अनुकूलित करना, मतलब ऑप्टिमाइजिंग द लूप्स इन कंपाइलर डिज़ाइन। इस लेक्चर का मुख्य उद्देश्य है लूप अनरोलिंग, लूप फ्यूजन, लूप टाइलिंग और स्ट्रेंथ रिडक्शन। साथ में हम देखेंगे लूप इनवेरिएंट कोड मोशन, मतलब यह कि हम इसमें ये सब अलग अलग तरीके की तकनीकी पे बात करने वाले हैं जो लूप को ऑप्टिमाइज करने में आपकी सहायता करता है। तो मुख्य बात है कि लूप ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जो प्रोग्राम हम लिखते हैं और जिसे कंपाइलर मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, तो जो सबसे ज़्यादा समय जो एग्जीक्यूशन के टाइम में लगता है, संपादन के समय लगता है, वह लूप के अंदर के हिस्से का प्रोग्राम होता है। इसलिए अगर हम लूप को या उसके हिस्से के प्रोग्राम को अगर ऑप्टिमाइज कर दें सब प्रोग्राम को, तो आपके प्रोग्राम का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा हो जाता है, उसे एग्जीक्यूट करने में टाइम कम लगता है। तो कंपाइलर डिज़ाइन में लूप ऑप्टिमाइजेशन में लूप के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए अलग अलग तकनीकों का उपयोग किया जाता है। उसमें से एक तकनीक है लूप अनरोलिंग, जिसमें लूप के शरीर को विस्तारित किया जाता है ताकि लूप की आवृत्तियां या फ्रीक्वेंसी बोला जाए और ओवरहेड को कम किया जा सके। शाखाओं और नियंत्रण निर्देशों की संख्या को घटाकर लूप अनरोलिंग निष्पादन को तेजी से कर सकता है। हालांकि इससे कोड का आकार बढ़ सकता है। तो लूप ऑप्टिमाइजेशन का एक तकनीक है लूप अनरोलिंग। दूसरी तकनीक है लूप फ्यूजन, जिसमें सटे हुए लूप्स को मिलाकर एक लूप में बदल देते हैं, जिससे लूप ओवरहेड कम हो जाता है और साथ में जो कैश मेमोरी का जो प्रदर्शन है वह सुधर जाता है। एक अलग दूसरा महत्वपूर्ण टेक्निक है जिसे हम लूप टाइलिंग या ब्लॉकिंग कहते हैं, जो लूप्स को छोटे नेस्टेड लूप्स में विभाजित करता है ताकि कैश मेमोरी का बेहतर उपयोग किया जा सके। अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे कि कैश मेमोरी का इससे क्या संबंध है। साथ में और तकनीक है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेंथ रिडक्शन, जो लूप्स के भीतर के महंगे ऑपरेशन, यहाँ महंगे का मतलब जो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन परफॉर्म होता है, जिसमें जिस ऑपरेशन को परफॉर्म करने में समय ज़्यादा लगता है, तो उस तरीके के ऑपरेशंस को सरल और अधिक कुशल ऑपरेशंस में बदल देती है। और साथ में एक टेक्निक है जिसे हम बोलते हैं लूप इनवेरिएंट कोड मोशन, जो उन गणनाओं को लूप से बाहर ले जाती है जो लूप के भीतर नहीं बदलती, ताकि अवांछित गणनाओं से बचा जा सके, जिसको हम बोलते हैं अननेसेसरी कैलकुलेशन, उससे बचा जा सके। तो हम इन्हीं सब विषयों पे बात करेंगे कि किस तरीके से ये जो तकनीक है लूप ऑप्टिमाइज करने में आपको सहायता प्रदान करता है। ये ऑप्टिमाइजेशन मिलकर जो आपका एग्जीक्यूशन समय है, जो निष्पादन समय है, उसको कम करने और समग्र प्रोग्राम दक्षता या एफिशिएंसी को बढ़ाने में आपको सहायता करता है। मेमोरी उपयोग के ऑप्टिमाइजर करके केस उपयोग में सुधार भी करता है, अनावश्यक गणनाओं को न्यूनतम करता है। प्रत्येक तकनीक को सावधानीपूर्वक लागू करना आवश्यक है। प्रोग्राम की विशिष्ट आवश्यकताओं और ट्रेड ऑफ को ध्यान में रखते हुए ये ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक अप्लाई करना चाहिए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं लूप अनरोलिंग की। फिर से ध्यान रखिए, हम बात कर रहे हैं कि जो प्रोग्राम होता है उसके अंदर के उसमें हम अलग अलग तरीके के लूप उपयोग करते हैं लॉजिक के हिसाब से। तो अगर वो लूप हमारा ऑप्टिमाइज रहेगा तो जो आपका कंपाइलर जो आपके प्रोग्राम को संपादित करने से पहले, एग्जीक्यूशन से पहले जब मशीनी कोड में कन्वर्ट करेगा, तो वह भी ऑप्टिमाइज रहेगा और इस तरीके से उसका एग्जीक्यूशन टाइम कम हो जाएगा। तो उसी ऑप्टिमाइजेशन की तकनीक में हम पहले तकनीक जिसे हम लूप अनरोलिंग कहते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो लूप अनरोलिंग, जिसका उपयोग लूप के प्रदर्शन को सुधारने के लिए किया जाता है, जिससे लूप के पुनरावृत्तियां और ओवरहेड की संख्या कम होती है।
इस तकनीक में क्या होता है, इस तकनीक में लूप के शरीर को विस्तारित किया जाता है ताकि एक ही पुनरावृत्ति में कई पुनरावृत्तियों का कार्य किया जा सके। इसका परिणाम स्वरूप पुनरावृत्तियों की संख्या कम हो जाती है, जो लूप नियंत्रण ओवरहेड को घटाता है और प्रदर्शन को अच्छा करता है। इससे इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म भी बढ़ता है और साथ में जो ब्रांचिंग के कारण जो जंपिंग होती है, बार बार जंप करना पड़ता है एग्जीक्यूशन के समय में, वह जंपिंग भी आपका कम हो जाता है। आइए इस सी उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। तो यह सी का एक सिंपल प्रोग्राम है जिसमें एक अरे दिया गया है। उस अरे में आप देख सकते हैं 8 एलिमेंट है और यह सी का एक एडिशन का प्रोग्राम है जिसमें सम नाम का एक वेरिएबल है, एक अरे नाम का वेरिएबल है। अगर मूल रूप में देखें तो वहाँ पे फॉर का एक लूप लगा हुआ है कि फॉर इंट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन साइज और आई प्लस प्लस। इसमें अगर देखें तो सम इज इक्वल टू सम प्लस ARR आई। इसका मतलब एक एक करके जो अरे का एलिमेंट है, क्योंकि हमने सम को 0 से इनिशियलाइज किया हुआ है, तो पहले 0 + 1 होगा, जो रिजल्ट आएगा सम में जाके सेव हो जाएगा, फिर वापस से 1 + 2 तो 3 आएगा, फिर 2 + 3। इस तरीके से हर एक नंबर का एडिशन होगा। तो इस तरीके से, तो अगर हम, यह सी का सिंपल उदाहरण है। अब अगर हम इसमें लूप अनरोलिंग अगर अप्लाई कर दें तो देखते हैं कि अगर लूप अनरोलिंग करें तो आप जो अनरोल लूप जो दिखाया गया उसमें देखिए कि इसमें उससे पहले आपका जो लूप है वो 8 बार एग्जीक्यूट हो रहा था, क्योंकि वो पहले i इज इक्वल टू 0 के लिए चेक करेगा, फिर पहले वैल्यू को ऐड करेगा, फिर से आपका फॉर लूप फिर से फेच होगा, फिर से वहाँ पे कंडीशन चेक होंगे, फिर i इज इक्वल टू 1 के लिए फिर से सम इज इक्वल टू अरे, सम प्लस अरे। तो इस तरीके से यहाँ पे 8 बार जो लूप है वह उसके कंडीशन चेक होंगे और उसके हिसाब से नीचे का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर हम अनरोलिंग कर दें तो देखिए एक साथ एक लूप के अंदर 4 बार 4 वैल्यू को एक साथ ऐड किया गया है कि सम इज इक्वल टू सम प्लस अरे आई प्लस 1, आई प्लस 2, आई प्लस 3। तो अगर यह देखें तो इसमें यह लूप केवल 2 बार रन करेगा। तो जो लूप आपका 8 बार रन करके 8 बार कंडीशन चेक कर रहा था, तो भले ही आपका प्रोग्राम का साइज इसमें बढ़ गया है, लेकिन जो लूप आपको 8 बार रन करना पड़ रहा था वह लूप अब सिर्फ 2 बार एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरीके के, तो लूप अनरोलिंग में भले ही आपका साइज बढ़ जाता है, लेकिन बहुत सारे प्रोग्राम में अगर हम लूप अनरोलिंग अप्लाई करें तो उससे आपके प्रोग्राम की क्षमता बढ़ जाती है। तो मूल लूप अगर देखा जाए, यह लूप 0 से साइज -1 तक पुनरावृत्त हो रहा था, जो अभी मैंने समझाया कि 0 से 8 एलिमेंट थे आपके अरे में, तो 0 से 7 तक वह रिपीट हो रहा था और अरे के प्रत्येक तत्व को सम में जोड़ता है। यह लूप प्रति पुनरावृत्ति का एक जोड़ करता है। अगर अनरोल्ड लूप है तो लूप को एक पुनरावृत्ति में 4 तत्वों को संभालने के लिए विस्तारित किया गया है। तो जब हम लूप अनरोलिंग करते हैं तो एक साथ जो 4 तत्व है, एक लूप में आपके 4 तत्व एक साथ प्रोसेस होते हैं, फिर दूसरे लूप में दूसरे 4 तत्व। तो इस तरीके से आपके पूरे 8 एलिमेंट का एडिशन हो जाता है। अगर लूप अनरोलिंग में अगर ये फिक्स नंबर जैसे 4 किया गया है, तो बाकी के जो प्रोग्राम का हिस्सा है जो 4 के हिस्से में जाएगा वह तो ऐड हो जाएगा, बाकी के प्रोग्राम को आपको अलग से हैंडल करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर देखें कि लूप अनरोलिंग के लाभ क्या हैं, तो लूप नियंत्रण निर्देश बढ़ाना और तुलना कम होते हैं, क्योंकि लूप कम बार पुनरावृत्त होता है, क्योंकि लूप अनरोलिंग में आपके जो लूपिंग की जो संख्या है, कितनी बार वह रिपीट होगा, वह कम हो जाता है। साथ में एक पुनरावृत्ति से अधिक ऑपरेशन करके अधिक इंस्ट्रक्शन समांतर में निष्पादित की जाती है, तो इससे आपका जो पैरेललिज्म है वह बढ़ जाता है। अगर व्यवहारिक पहलू देखें तो अनरोलिंग कोड के कारण आपके प्रोग्राम का आकार बढ़ सकता है। साथ में यह आपके केस मेमोरी के प्रदर्शन को भी प्रभावित कर सकता है। लूप को उन मामलों को संभालने के लिए अतिरिक्त लॉजिक की आवश्यकता हो सकती है जहां तत्वों की संख्या
अनरोल फैक्टर के समान रूप से विभाजित नहीं होता। इसका मतलब जितना आप अनरोल करेंगे उसके बाद जो बचे हुए कोड है उसको हैंडल करने के लिए आपको अलग लॉजिक के साथ प्रोग्राम स्टेटमेंट लिखने होंगे। तो इस तरीके से हमने देखा पहला तकनीक जो आपके प्रोग्राम के अंदर जो उपयोग होने वाले लूप को ऑप्टिमाइज करता है। अब हम दूसरे तकनीक की बात करते हैं जिसे हम लूप फ्यूजन कहते हैं। तो लूप फ्यूजन भी एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। यह भी आपके लूप के परफॉर्मेंस को बढ़ाने में मदद करता है, जिसका उपयोग प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें समान रेंज में इंटरनेट करने वाले पड़ोसी लूप्स को एकल लूप में मर्ज कर दिया जाता है। इसका मतलब बहुत सारे स्टेटमेंट है और उसमें लूप्स है और उनकी रेंज समान है। तो अगर आपने अलग अलग स्टेटमेंट जो आपके प्रोग्राम में लिखा हुआ है उसके लिए अगर अलग अलग लूप आपने उपयोग किया है तो आप उसको एक साथ मर्ज करके एक ही लूप के अंदर लिख सकते हैं। यह तकनीक लूप ओवरहेड को कम करती है, डेटा लोकेलिटी को बढ़ाकर केस प्रदर्शन में सुधार करती है और कोड को सरल बनाती है। यह विशेष रूप से उपयोगी है जब कई लूप्स एक ही डेटा सेट पर कार्य करते हैं, क्योंकि यह डेटा पर पास की संख्या को कम करती है। आइए लूप फ्यूजन को इस सी के उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो यह भी एक सिंपल प्रोग्राम है जिसमें आपके अरे को इनिशियलाइज किया गया है 5 एलिमेंट के द्वारा। आप देख सकते हैं कि पहले लूप में वो जो अरे का एलिमेंट है उसका हम योग कर रहे हैं कि सम इज इक्वल टू सम प्लस अरे आई, और साथ में एक दूसरा लूप है जिसमें हम वो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो इसमें आपका जो डेटा है वह सेम है, सेम अरे है, और दोनों में जो लूप है उसकी जो रेंज है और जो इनिशियलाइजेशन है और जिस तरीके से उसमें इंक्रीमेंटेशन हो रहा है, जो आपका वो आगे बढ़ रहा है, वह दोनों सेम है। लेकिन यहाँ पे उसके वैल्यू को ऐड करने के लिए एक लूप चलाया गया है और उसके वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के लिए दूसरा लूप चलाया गया है। अगर इसी में आप अगर लूप फ्यूजन तकनीक अगर अप्लाई करें तो आप देख सकते हैं कि एक ही लूप के अंदर हम सम भी कर सकते हैं और साथ में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो लूप फ्यूजन से क्या समझ में आता है, यह कि अगर अलग अलग ऑपरेशंस के लिए अगर अलग अलग लूप का उपयोग किया गया है, लेकिन उस लूप की जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसका जो इनिशियलाइजेशन है, उसका जो साइज़ है और उसका जो इंक्रीमेंटर है, जिस तरीके से वो आगे बढ़ेगा, अगर सेम है तो उस कंडीशन में वो जो सभी ऑपरेशन हैं उसको हम एक ही लूप के अंदर ला के उसको फ्यूज़ कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। तो इससे आपके प्रोग्राम का जो एफिशिएंसी है वह बढ़ जाएगा। अगर प्रोग्राम का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा इसका मतलब कंपाइल टाइम में आपके ऑप्टिमाइज्ड मशीन कोड जनरेट होंगे, जिसके कारण जब उस प्रोग्राम का संपादन होगा, जब उसका एग्जीक्यूशन होगा तो उसे कम समय लगेगा। तो एक तरीके से देखें कि पहला लूप अरे के माध्यम से इटरेट करके इसके तत्वों का योग गणना करता है। दूसरा लूप उसी अरे के माध्यम से इटरेट करके उसके तत्वों का गुणा गणना करता है। प्रत्येक लूप अपनी अलग अलग कार्रवाई करता है जिससे डेटा पर 2 पास होते हैं। ये तब है जब हमने लूप फ्यूजन अप्लाई नहीं किया, लेकिन अगर हमने लूप फ्यूजन अप्लाई कर दिया तो फ्यूज्ड लूप दोनों योग और गुणा गणना की कार्यवाही को एक ही लूप में मर्ज करता है। यह लूप अरे के माध्यम से एक बार इटरेट करता है और प्रत्येक इटरेशन में सम और प्रोडक्ट दोनों को अपडेट करता है। इस तरीके से एक ही पास में दोनों कार्य पूरा हो जाते हैं। तो इससे क्या लाभ है? इससे लाभ ये होता है कि ओवरहेड में कमी होती है। लूप्स को मर्ज करने से 2 अलग अलग लूप के बजाय एक ही लूप का आपका एग्जीक्यूशन टाइम लगता है। साथ में डेटा लोकेलिटी में सुधार होती है, क्योंकि हम अरे के तत्वों को केवल एक बार एक्सेस करते हैं, एक बार एक्सेस करके ही आप उसमें प्लस भी कर रहे हैं और उसी नंबर्स पे आप मल्टीप्लिकेशंस भी कर रहे हैं। इसका मतलब अलग अलग ऑपरेशंस के लिए आपको
जो वैल्यू है उसको अलग अलग एक्सेस नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप एक्सेस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका एक्सेसिंग टाइम लगेगा, जिससे आपके प्रोग्राम की जो एफिशिएंसी है वह प्रभावित हो जाती है। कोड को सरल बनाता है। अगर लूप फ्यूज़न करें तो कोड को कम लूप्स के साथ समझना और बनाए रखना आसान होता है। लेकिन अगर हम कुछ इसके व्यवहारिक पहलू देखें तो कुछ मामलों में जटिलता बढ़ जाती है। लूप फ्यूज़न लूप लॉजिक को जटिल बना सकता है यदि ऑपरेशन सरल ना हो या यदि ऑपरेशन के बीच निर्भरता हो, जो सावधानीपूर्वक प्रबंधन की आवश्यकता होती है। कोड साइज में भी हो सकता है कि आपकी वृद्धि हो जाए जब लूप्स को फ्यूज करने से ओवरहेड कम होता है, या कभी कभी कोड साइज को बढ़ा सकता है, जो कुछ मामलों में प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। तो लूप फ्यूजन एक शक्तिशाली टेक्निक है जो डेटा पास की संख्या को कम करके और ओवरहेड को घटा के प्रदर्शन को सुधारती है, जिससे अधिक कुशल और तेज निष्पादन होता है। अब हम तीसरे तकनीक की बात करते हैं, जिसे हम लूप टाइलिंग या ब्लॉकिंग कहते हैं। यह भी आपके प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज करने में, मैं पुनः दोहराना चाहता हूं, जब हम लूप ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं तो जब हम लूप ऑप्टिमाइज्ड प्रोग्राम अगर लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका कंपाइलर उसे मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है तो वह ऑप्टिमाइज होता है। यहाँ पे ऑप्टिमाइज का मतलब जब हम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हो सकता है कि उसमें समय सुधार हो, मतलब उसे एग्जीक्यूट करने में कम समय लगे। तो हम जो अगली टेक्निक की जो बात कर रहे हैं, जो आपके लूप को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है, वो है लूप टाइलिंग, या उसी को ब्लॉकिंग भी बोलते हैं। यह एक ऑप्टिमाइजेशन तकनीक है जिसका उपयोग केस प्रदर्शन को सुधारने के लिए लूप को छोटे अधिक प्रबंधी ब्लॉक्स या टाइल्स में विभाजित करने के लिए किया जाता है। मैं आपको थोड़ा बेसिक जानकारी दे दूं कि ये जो बार बार जो केस वर्ड यूज़ किया है, एक्चुअली में यह आपके कैश मेमोरी को बताता है। अगर आपको ध्यान होगा तो आपके सिस्टम में, आपके हार्डवेयर में, आपके कंप्यूटर में अलग अलग तरीके के मेमोरी होते हैं, जिसे हम सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, इस तरीके से जनरली परिभाषित करते हैं। अगर याद होगा कि सेकेंडरी मेमोरी वह मेमोरी होता है जहां पे डेटा या फाइल को परमानेंट स्टोरेज के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन जब हम प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं तो उसमें मुख्यतः एक रैम आता है और एक केस आता है। इसका महत्व यह है कि आपका प्रोग्राम तभी संपादित होगा या एग्जीक्यूट होगा जब आपका प्रोग्राम प्राइमरी मेमोरी में होगा। बिना प्राइमरी मेमोरी में लाए आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन या संपादन के समय जो इंस्ट्रक्शंस जो आपके प्रोग्राम में रहते हैं, वह अलग अलग डेटा एक्सेस करते हैं मेमोरी से। वो एक्सेस करते हैं, इसका मतलब वहाँ से रीड भी करते हैं और राइट भी करते हैं, मतलब सेव करते हैं। तो वो जो डेटा एक्सेसिंग होता है वह आपके रैम से होता है। लेकिन चूंकि रैम का साइज बहुत बड़ा होता है और प्रोग्राम की स्पीड बढ़ाने के लिए प्रोसेसर और रैम के बीच में एक और बहुत ही तेज मेमोरी लगाया जाता है, जिसे हम कैश मेमोरी कहते हैं। तो एक्सेसिंग के टाइम में आपका जो सिस्टम का जो प्रोसेसर है वह पहले डेटा को कैश मेमोरी में ढूंढता है। अगर कैश मेमोरी में डेटा मिल गया तो वह डेटा बहुत ही तेजी से ट्रांसफ़र हो जाता है प्रोसेसर में और आपके इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन होता है। लेकिन अगर वह डेटा कैश में नहीं मिलेगा, जिसे हम मिस बोलते हैं, तो वह रैम में जाके उस डेटा को सर्च करता है और वापस से प्रोसेसर पे लाके एग्जीक्यूट करता है। लेकिन एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है, जिसे हम लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। तो रैम के डेटा को कैश में कॉपी किया जाता है। तो ये जो लूप टाइलिंग या ब्लॉकिंग की बात कर रहे हैं, जो आपके ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करता है, उसका मुख्य उपयोग केस प्रदर्शन को सुधारने के लिए लूप को छोटे अधिक प्रबंधी ब्लॉक या टाइल्स में विभाजित करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब जो डेटा है, अगर वो डेटा कैश मेमोरी में है तो उस डेटा को और कितने फास्ट तरीके से और कितने तेजी से एक्सेस किया जाए, तो उसके लिए
आपका ये जो लूप टाइलिंग है या ब्लैकिंग, इसका इस कंसेप्ट का उपयोग किया जाता है। इस तकनीक का उपयोग डेटा लोकेलिटी को बढ़ाना, इसका मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा डेटा हो सके उसे कैश से ही एक्सेस करना, क्योंकि प्रोसेसर और कैश के बीच में जब डेटा की एक्सेसिंग होती है तो वह टाइम बहुत कम रहता है, और रैम से जो एक्सेसिंग है वह कैश की तुलना में ज़्यादा टाइम लेता है। तो अगर डेटा की एक्सेसिंग अगर कैश से जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब आपके प्रोग्राम का जो परफॉर्मेंस है वह उतना ही ज़्यादा अच्छा होता जाएगा। लूप टाइलिंग का विचार यह है कि एक बड़े डेटा को प्रोसेस करने वाले लूप को छोटे ब्लॉक्स में विभाजित किया जाए, जिनसे ये प्रत्येक ब्लॉक एक डेटा ब्लॉक को संभालता है। इससे हर ब्लॉक के भीतर डेटा को कैश में रहते हुए कई बार उपयोग किया जा सकता है, जिससे मुख्य मेमोरी तक बार बार पहुंचने की आवश्यकता कम होती है। आइए इस एक उदाहरण के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इस प्रोग्राम में 2 डायमेंशनल 2 जो अरे हैं, जिसको आपने ए और बी नाम से दे के रखा हुआ है, उसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और उसको फिर तीसरे अरे जिसमें उस सी जो आपने नाम दिया हुआ है उसमें जाके वह सुरक्षित हो रहा है। यह सामान्य प्रोग्राम है। लेकिन अगर देखें तो हम ये अरे ए और अरे बी को फिक्स ब्लॉक में टाइल्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, और उसके द्वारा फिर बार बार उसको एक एक एलिमेंट को एक्सेस करने के बजाय पूरा के पूरे जो टाइल्स का जो डेटा है वो आपका साइमल्टेनियसली एक्सेस होता जाएगा, वहाँ से रीड होता जाएगा कैश मेमोरी से। तो आपके जो प्रोग्राम का जो परफॉर्मेंस है संपादन के समय में वह बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसी को आप में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे टाइल साइज 4 किया गया, 4 किया गया है, मतलब 4 डेटा एक साथ। तो उसके हिसाब से आपके प्रोग्राम को परिवर्तित किया गया है। तो इस तरीके से अगर हम अपने प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज करें, प्रोग्राम मीन्स हम पूरे प्रोग्राम की बात नहीं कर रहे हैं, हम लूप ऑप्टिमाइजेशंस या लूप के अंदर जो कोड है हम उसको किस तरीके से लिखें कि उसका ओवरहेड कम हो जाए और उसका एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ जाए। तो टाइलिंग के द्वारा इस तरीके से, जैसा आपको इस उदाहरण में दिखाया गया है, उस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो अगर देखें तो लूप टाइलिंग में होता क्या है, मूल कोड, जैसे ऊपर के एग्जाम्पल की बात करें तो मूल कोड मैट्रिक्स गुणन को 3 नेस्टेड लूप्स का उपयोग करके करता है। प्रत्येक परिणाम मैट्रिक्स सी के तत्व ए की पंक्तियों और बी की कॉलमों पर इटरेट करके गणना की जाती। यह तब जब बिना टाइल्स के, बिना लूप टाइलिंग के आपने जब कोड लिखा। लेकिन अगर आप टाइल कर ले तो टाइल कोड मैट्रिक्स को एक टाइम साइज इनटू टाइम साइज के छोटे ब्लॉक्स में विभाजित करता है, जैसे कि हमने ऊपर देखा कि हमने उसको 4 इंटू 4 के ब्लॉक्स में डिवाइड किया था। बाहरी 3 लूप्स अब इन ब्लॉक्स पर इटरेट करते हैं, न कि व्यक्तिगत तत्वों पर। आंतरिक लूप्स प्रत्येक ब्लॉक को प्रोसेस करते हैं और ब्लॉक के भीतर गुणन और संचय करते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए कि इससे फायदा क्या हुआ। बेहतर कैश प्रदर्शन, इससे आपके जो कैश मेमोरी का जो परफॉर्मेंस है, इसका मतलब यहाँ पे कैश मेमोरी का परफॉर्मेंस से मतलब है कि कैश मेमोरी से एक्सेसिंग आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है रैम के कंपैरिजन में। तो रैम की तुलना में जब एक्सेसिंग ज़्यादा अच्छा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली स्वतः उसका जो एग्जीक्यूशन समय, उसका जो संपादन समय है वह कम हो जाता है। तो छोटे ब्लॉक्स के साथ काम करके लूप टाइलिंग केस मिस की संख्या को कम करता है और केस उपयोग को सुधारता है। प्रत्येक ब्लॉक के भीतर डेटा कई बार पुनः उपयोग किया जाता है, जिससे केस से बाहर निकलने से पहले डेटा की लोकेलिटी बेहतर हो जाती है। यहाँ पे लोकेलिटी का मतलब आपको अभी थोड़ी देर पहले चर्चा में बताया था कि अगर कोई डेटा कैश मेमोरी में नहीं मिलता तो वह रैम में सर्च होता है और साथ में रैम की कॉपी वापस से कैश में आता है, अगर वह डेटा कैश में अवेलेबल नहीं है तो, है ना। तो वो जो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस है वह अच्छा हो जाता है, मतलब बार बार रैम और कैश के बीच में कॉपी नहीं करना पड़ता।
इसकी व्यवहारिक परिणाम क्या है? तो यह जटिलता में वृद्धि करता है। लूप टाइलिंग कोड जटिलता बढ़ा सकता है, और यदि मैट्रिक्स के आयाम टाइल आकार में पूरी तरह से विभाजित नहीं होते तो आपको अतिरिक्त लॉजिक की जरूरत पड़ती है बाकी बचे हुए हिस्से को हैंडल करने के लिए। हो सकता है लूप टाइलिंग के कारण आपका जो ब्लॉक का आकार को अगर सावधानी पूर्वक अगर नहीं चुना गया तो आपका ओवरहेड बढ़ सकता है। तो अगर हम इसको समराइज करें लूप टाइलिंग को, तो लूप टाइलिंग एक प्रभावी ऑप्टिमाइजेशन तकनीक है जो महत्वपूर्ण डेटा प्रोसेसिंग अनुप्रयोगों में प्रदर्शन सुधारने के लिए और साथ में कैश की उपयोगिता को बढ़ाने के लिए इसको अप्लाई किया जाता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ रिडक्शंस की। यह भी आपके लूप के अंदर के कोड को ऑप्टिमाइज करने में सहायता करता है। तो स्ट्रेंथ रिडक्शन यह भी एक ऑप्टिमाइजेशन तकनीक है जिसका उपयोग प्रोग्राम की परफॉर्मेंस को सुधारने में किया जाता है, जिससे महंगे गणनात्मक ऑपरेशन को सरल और अधिक प्रभावी ऑपरेशनों से बदला जाता है। यह तकनीक विशेष रूप से उन लूप्स में उपयोगी होती है जहां एक ही गणना बार बार की जाती है, जिससे गणनात्मक लागत को घटाया जा सकता है। मैं पुनः दोहराने की कोशिश कर रहा हूं कि महंगे गणना, यहाँ पे महंगे का मतलब यह होता है कि अगर आपको ध्यान होगा किसी स्टेटमेंट को, आपके प्रोग्राम के स्टेटमेंट को जब प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है तो अगर उसको हम बहुत अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते, बांट सकते हैं, लेकिन मुख्य ऑपरेशन जो होता है, जैसा हम बोलते हैं ऑपकोड फेच, डिकोड, ऑपरेंड फेच और एग्जीक्यूशन। तो अगर कोई स्टेटमेंट बहुत ही कॉम्प्लेक्स है जिसमें आपका कॉम्प्लेक्स एड्रेसिंग मोड यूज हुआ है, तो एक कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए जो आपको टाइम साइकिल चाहिए रहता है वह बहुत ज़्यादा चाहिए रहता है। स्ट्रेंथ रिडक्शन में क्या करते हैं, उसी तरीके के जो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन है, जो महंगे गणनात्मक ऑपरेशन है, उसको उसकी स्ट्रेंथ को रिड्यूस करके उसको सरल और अधिक प्रभावी ऑपरेशन में बदल देते हैं। तो इससे क्या होता है, उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है या जितना टाइम उसको चाहिए रहता है वह कम हो जाता है। तो इसी अवधारणा या इसी लॉजिक के तहत आपके लूप के अंदर के स्टेटमेंट को सरल और अधिक प्रभावी ऑपरेशंस में बदला जाता है। तो स्ट्रेंथ रिडक्शन में उच्च लागत वाले ऑपरेशंस जैसे गुणा या भाग को कम लागत वाले ऑपरेशन जैसे जोड़ या बिट शिफ्टिंग में बदला जाता है। यह ऑप्टिमाइजेशन विशेष रूप से लूप्स में लाभकारी होती है जहां महंगे ऑपरेशंस को बार बार लागू किया जाता है। मान लीजिए हमारे पास एक लूप है जो एक पूर्णांक n और उसके अगले पूर्णांकों का गुणाफल निकालता है। तो इस ऑपरेशन में गुणा शामिल है, जैसे स्ट्रेंथ रिडक्शन का उपयोग करके ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। ये उदाहरण में देखिए, ये सिंपल आपका एक अरे है जिसमें आपके कुछ एलिमेंट है और उसके अंदर के जितने भी एलिमेंट है उसको आप मल्टीप्लाई करके, उसका गुणा करके लास्ट में उसके जो रिजल्ट है उसको प्रोडक्ट में आप सुरक्षित कर रहे हैं। अब ऊपर के कोड में n इंटू आई एक गुणा ऑपरेशन है जो प्रत्येक लूप की पुनरावृत्ति होता है। आपका फॉर लूप चलता रहेगा इस जो n की साइज आपने दिया उसके तहत और बार बार उसका गुणा ऑपरेशन होगा। लेकिन अब अगर हम इसमें स्ट्रेंथ रिडक्शन अप्लाई करें तो आप देखिए वो जो गुणा ऑपरेशन है अब उसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, आपके प्लस में। प्रोडक्ट प्लस इज इक्वल टू टर्म और टर्म प्लस इज इक्वल टू एन। तो आपको पता है कि अगर प्रोसेसर के टर्म में बात करें तो आपका जो मल्टीप्लिकेशन है उस मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करने के लिए आपके प्रोसेसर्स के अंदर फ्लैग्स के अलग अलग ऑपरेशंस और आपके जो रजिस्टर होते हैं उसमें जो ऑपरेशन होते हैं और उसमें जो टाइम लगता है, तो आपका मल्टीप्लिकेशन का जो टाइम है वह प्लस करने से ज़्यादा लगता है, प्लस में आपका जो टाइम है वह कम लगता है। तो इस तरीके से जो कॉम्प्लेक्स या जो कठिन या जो ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले जो इंस्ट्रक्शन है उसको सरल सिंपल इंस्ट्रक्शन में बदल के उसके जो लूप के अंदर के जो कोड है उसको ऑप्टिमाइज किया जाता है।
तो अगर देखें तो मूल कोड के प्रत्येक पुनरावृत्ति को n इंटू आई की गणना की जाती है। जो जब हमने स्ट्रेंथ रिड्यूस नहीं किया था तो उसमें गुणा ऑपरेशन शामिल है और प्रत्येक पुनरावृत्ति में इस गुणा के परिणाम को प्रोडक्ट में जोड़ा जाता है। लेकिन जब आप उसमें स्ट्रेंथ रिड्यूस कर देते हैं तो ऑप्टिमाइज कोड में एक अतिरिक्त वेरिएबल टर्म का उपयोग करते हैं जो जोड़ का उपयोग करके n इंटू आई के परिणाम को संचित करता है और टर्म को ओ से प्रारंभ करके ओ में से यहाँ पे 0 के और प्रत्येक पुनरावृत्ति में n जोड़ते जिससे गुणा को जोड़ से बदला जाता है। इसका मतलब जितने उसमें जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन थे, जो गुणा के ऑपरेशन थे, आपने उसको जोड़ में बदल दिया। तो इस तरीके से इसके लाभ क्या है? गुणा को जोड़ के साथ बदलकर हम गणनात्मक जटिलता को घटाते हैं, क्योंकि प्रोसेसर के अंदर जो आपका मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशन है, जो गुणा का ऑपरेशन है, वह ज़्यादा टाइम लेता है क्योंकि वह ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और आपका योग का जो टाइम है वह कम टाइम लेता है। स्ट्रेंथ रिडक्शन कोड के निष्पादन को तेजी से बना सकती है महंगे ऑपरेशन की संख्या को कम करके। लेकिन इसके ट्रेड ऑफ्स क्या है? एक तो कोड की जटिलता प्रदर्शन को सुधार सकती, स्ट्रेंथ रिडक्शन जो है आपके प्रदर्शन को सुधार सकती है, लेकिन इससे कोड थोड़ा जटिल हो सकता है और समझने में मुश्किल हो सकता है। यह तकनीक सबसे प्रभावी तब होती है जब महंगे ऑपरेशंस को बार बार किया जाता है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस जो महंगे ऑपरेशंस है उसकी संख्या अगर कम है तो, और अगर आप स्ट्रेंथ रिडक्शन की तकनीक अगर अप्लाई करते हैं तो आपको ज़्यादा सुधार नहीं दिखेगा आपके प्रोग्राम के परफॉर्मेंस पे। लेकिन अगर महंगे ऑपरेशन बार बार हो रहे हैं तो उसमें स्ट्रेंथ रिडक्शंस ऑप्टिमाइजेशन तकनीक अप्लाई करके हम अपने प्रोग्राम के परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले तकनीक ऑप्टिमाइजेशंस की, जिसे हम बोलते हैं लूप इनवेरिएंट कोड मोशन। यह एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है जो लूप की परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए उपयोग की जाती है, जिसमें उन गणनाओं को लूप के बाहर स्थानांतरित किया जाता है जो प्रत्येक पुनरावृत्ति में समान परिणाम देती है। इसका मतलब वह गणना या स्टेटमेंट जो लूप के अंदर है, लेकिन लूप चाहे कितनी बार भी आपका रिपीट हो, इटरेट हो, लेकिन उसके परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होता। वह लूप के अंदर बेवजह संपादित होता है या एग्जीक्यूट होता है। तो ऐसे कोड, ऐसे स्टेटमेंट या ऐसी गणना को लूप से बाहर कर दिया जाता है। उससे बाहर करने से आपके प्रोग्राम के परिणाम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका जो परफॉर्मेंस है, उसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है, वह निश्चित ही कम हो जाएगा। कई लूप्स में ऐसी गणनाएं होती है जो पुनरावृत्तियों के दौरान नहीं बदलती, यानी गणना का परिणाम लूप के निष्पादन के संबंध में अपरिवर्तनीय होता है। इन अपरिवर्तनीय गणनाओं को लूप के बाहर स्थानांतरित करके आप लूप बॉडी के किए गए ऑपरेशन की संख्या को घटाते हैं, जो प्रदर्शन में सुधार कर सकता है। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स गुणनफल, आप वापस एक उदाहरण देखिए जिसमें दो मैट्रिक्स ए और बी का गुणनफल निकालते हैं। मैट्रिक्स गुणनफल में उत्पाद और योग की गणना शामिल होती है, जहां कुछ मान लूप निष्पादन के दौरान स्थिर रहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इस कोड में आंतरिक लूप के अंदर की ये गणना है, जिसमें कुछ आपके निश्चित रहते हैं, जिसमें किसी तरीके का परिवर्तन नहीं होता। तो आप इस पे स्पेशली आप देख सकते हैं जो आपने इनिशियलाइज किया है। अब अगर आप देखें तो इसमें जो दूसरे कोड है उसमें देखिए एंड सम, आंतरिक लूप के बाहर योग प्रारंभ करें। एक जो स्टेटमेंट है, जो सम की जो इनिशियल वैल्यू है, आपने उसे लूप से बाहर किया हुआ है, आंतरिक लूप से बाहर किया हुआ है। वह दो लूप के अंदर है, लेकिन तीसरे लूप से आपने बाहर कर दिया है। तो इसी तरीके से वो कोड जो बेवजह आपका संपादित होते हैं और जिसको अगर हम लूप से बाहर कर दें तो आपके प्रोग्राम के लॉजिक और परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम उसे लूप से बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरीके से हम कोड को एक जगह से दूसरी जगह खिसकाते हैं,
तो जिसे हम लूप इन्वेरिएंट या कोड मोशन कहते हैं। तो हमने यह चीज़ कि कोड मोशन क्या है यह हमने उदाहरण में देखा है। तो लूप इन्वेरिएंट कोड मोशंस के फायदे क्या है? अपरिवर्तनीय गणनाओं को लूप से बाहर स्थानांतरित करने से इन गणनाओं को निष्पादित किए जाने की बार बार कम होती है, जिससे अनावश्यक ऑपरेशन कम होते हैं। इससे आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन यह तकनीक कोड की जटिलता बढ़ा सकती है, क्योंकि इससे लूप अपरिवर्तनीय गणनाओं की सावधानीपूर्वक पहचान और सटीक रिफैक्टरिंग की आवश्यकता होती है। सभी गणनाएं इस ऑप्टिमाइजेशंस के लिए उपयुक्त नहीं होती, यह हमें विशेष ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि सभी गणनाओं में हम लूप इन्वेरिएंट कोड मोशन तकनीक अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपने प्रोग्राम को बहुत अच्छे से विचार करना होगा, उसके हर एक स्टेटमेंट को अच्छे से समझना होगा। उसके बाद ही हम देख सकते हैं कि किस में हम लूप इन्वेरिएंट कोड मोशंस को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर सारांश, तो इस लेक्चर में हमने देखा कि कंपाइलर डिज़ाइन में लूप ऑप्टिमाइजेशन के लिए लूप अनरोलिंग, लूप फ्यूजन, लूप टाइलिंग, स्ट्रेंथ रिडक्शन, लूप इन्वेरिएंट कोड मोशन, ऐसे आपके अलग अलग तकनीक होते हैं। इस तकनीक को अगर लूप के अंदर के कोड में अप्लाई करें तो आपके जो प्रोग्राम का जो परफॉर्मेंस है, इसका मतलब जो फाइनल जो आपका कंपाइलर जो मशीन कोड जनरेट करेगा, तो वह बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड फॉर्मेट में रहेगा। और ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि हो सकता है ये जब तकनीक आप अप्लाई करेंगे तो जो मशीन कोड है वह संपादन के समय, एग्जीक्यूशन के समय कम समय ले, और हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यह भी हो सकता है कि उसे कम मेमोरी स्पेस की ज़रूरत पड़े। तो इस तरीके से अपने प्रोग्राम के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए ये अलग अलग ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक हम अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद।